जरा एक अजीब सी स्थिति की कल्पना कीजिए। एक तरफ गोवा का कोई राजनेता अचानक अपनी पूरी पार्टी ही बदल लेता है। दूसरी तरफ किसी लैब में एक चूहा ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है और वहीं आपके शहर के सीवर में बहता हुआ गंदा पानी किसी बहुत बड़ी बीमारी का संकेत दे रहा है। पहली नजर में तो ऐसा लगता है कि इन तीनों बातों का आपस में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। राजनीति, विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य को हम अक्सर बिल्कुल अलग-अलग खानों में रखकर देखते हैं। लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण में हम इन्हीं अदृश्य धागों को खोजने वाले हैं। सही कहा। हमारे पास आज जो स्रोतों का पुलिंदा है, मतलब इसमें अदालती फैसलों से लेकर कूटनीतिक रिपोर्टें और जेनेटिक्स के एकदम ताज़ा शोध तक शामिल हैं। और हमारा मिशन बस ये समझना है कि कैसे हमारे संविधान के नियम, हमारी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और हमारा डीएनए, ये सब एक ही बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। तो बिना किसी सूचना अधिभार के चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस बड़ी तस्वीर को समझने के लिए ना हमें घटनाओं के क्या से ज्यादा उनके क्यों और कैसे पर ध्यान देना होगा। जब हम अलग-अलग विषयों को जोड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि चाहे वो कोई कानून हो या हमारे शरीर की कोशिकाएं, हर जगह एक सिस्टम काम कर रहा है। और जब वो सिस्टम जमीनी हकीकत से टकराता है तो नतीजे कई बार बहुत ही अप्रत्याशित होते हैं। तो इसी टकराव को समझने की शुरुआत हम अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही करते हैं। मतलब अभी तमिलनाडु के चुनाव परिणामों के बाद की स्थिति काफी पेचीदा हो गई है। हाँ, वो तमिंगा व्यतिरिकजगम वाली स्थिति। जी, टीवी की पार्टी 107 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन इसके बावजूद राज्यपाल आर.एन. रवि ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया। बहुमत सिद्ध करने को लेकर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। मुझे एक बात बताइए, जिसके पास सबसे ज्यादा विधायक हैं, क्या उसे तुरंत सरकार नहीं बना लेनी चाहिए? ये इतनी बड़ी पहेली क्यों बन गई है? ये सवाल अक्सर उठता है, लेकिन भारतीय राजनीति में सबसे बड़ी पार्टी होने का मतलब हमेशा स्थिर सरकार होना नहीं होता है। अच्छा। बिल्कुल। अगर हम एसआर बोम्मई मामला देखें या फिर 7 जजों की बेंच द्वारा दिया गया रामेश्वर प्रसाद मामले का फैसला देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट किया है कि राज्यपाल की भूमिका सिर्फ गणित के आंकड़े गिनने की नहीं है। मतलब सिर्फ सिर नहीं गिनने हैं। एकदम सही। उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी एक ऐसी सरकार सुनिश्चित करना है जो सदन में विश्वास मत हासिल कर सके और टिक सके। अब अगर 107 विधायकों वाली पार्टी बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर है और बाकी पार्टियां उसे समर्थन नहीं दे रही हैं, तो सरकार तो गिर जाएगी। वही तो। उसे न्योता देने का मतलब होगा कुछ ही दिनों में सरकार का गिर जाना, और इससे राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो सकता है। फिर वही राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ सकता है। अगर मैं इसे एक बहुत ही सरल एनालॉजी से देखूं, तो क्या राज्यपाल का काम एक क्रिकेट अंपायर जैसा नहीं है? अंपायर कैसे? मतलब अंपायर ये तय नहीं करता कि कौन सी टीम जीतेगी या किसे फायदा होगा। उसका काम सिर्फ ये देखना है कि जो टीम मैदान पर उतर रही है, क्या उसके पास पूरे 11 खिलाड़ी हैं जो बिना कोई नियम तोड़े मैच पूरा कर सकते हैं। अरे वाह! ऐसा ना हो कि खेल शुरू हो और बीच में ही रद्द करना पड़े। ये एनालॉजी यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। अंपायर की ही तरह राज्यपाल को अपनी निष्पक्षता बनाए रखनी होती है। रामेश्वर प्रसाद फैसले में अदालत ने बहुत सख्त लहजे में कहा था कि राज्यपाल का पद किसी भी दल के राजनीतिक हित साधने का टूल नहीं बनना चाहिए। जब विधानसभा त्रिशंकु होती है यानी हंग असेंबली, तो राज्यपाल को सिर्फ आंकड़ों के आधार पर नहीं बल्कि राजनीतिक यथार्थ के आधार पर यह असेसमेंट करना होता है कि क्या गठबंधन के पास विधानसभा में सर्वाइव करने का मादा है। लेकिन देखिए, इसी सर्वाइवल की होड़ में तो एक और खेल शुरू हो जाता है, विधायकों की खरीद फरोख्त। बिल्कुल। सरकार बचाने या बनाने के लिए रातों रात पाले बदल लिए जाते हैं। और यहीं पर हमारे स्रोत 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून की एक बहुत ही अजीब सी अवधारणा की तरफ इशारा करते हैं। आप लीगल फिक्शन की बात कर रही हैं? हाँ, पैराग्राफ 4(2) और ये लीगल फिक्शन यानी कानूनी परिकल्पना मुझे ये थोड़ा भ्रमित करने वाला लगा। लीगल फिक्शन का मतलब तो ये हुआ कि हम जानबूझकर किसी ऐसी चीज को सच मान रहे हैं जो वास्तव में हुई ही नहीं है। हाँ। ये कानून में काम कैसे करता है? देखिए, कानून की दुनिया में लीगल फिक्शन एक बहुत ही शक्तिशाली और कई बार विवादित टूल होता है। 10वीं अनुसूची का पैराग्राफ 4(2) कहता है कि अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 विधायक एक साथ किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो कानून ये मान लेगा। अच्छा, हाँ। हाँ, यही वो लीगल फिक्शन है
कि उनकी मूल पार्टी का ही विलय हो गया है। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि सामूहिक असहमति को दल-बदल ना माना जाए और उन्हें अयोग्यता से बचाया जा सके। रुकिए एक सेकेंड, ये तो बहुत अजीब है। कैसे? मतलब अगर पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व कह रहा है कि हमने कोई विलय नहीं किया है, हमारी पार्टी अलग है, लेकिन कुछ विधायक चले गए, तो कानून कहेगा कि नहीं, हम मान लेते हैं कि पूरी पार्टी ही मिल गई है। क्या ये दल बदल विरोधी कानून के मूल उद्देश्य को ही खत्म नहीं कर देता? यही तो वो खामी है जिस पर आज इतनी बहस हो रही है। 1955 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लीगल फिक्शन का विस्तार सिर्फ उसी विशिष्ट उद्देश्य तक होना चाहिए जिसके लिए उसे बनाया गया है। मतलब उसे रबड़ की तरह नहीं खींच सकते। बिल्कुल, उसे अनंत काल तक नहीं खींचा जा सकता। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने विधायकों के एक समूह के जाने को पार्टी का विलय मानकर उसे वैध ठहरा दिया। ओहो! और इसी तरह राज्यसभा के सभापति ने आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के बीजेपी में जाने को विलय के रूप में स्वीकार कर लिया। विशेषज्ञों का यही तर्क है कि इस कानूनी परिकल्पना का दायरा अब इतना बढ़ा दिया गया है कि थोक में होने वाले दल बदल को कानूनी मान्यता मिल रही है। तो हम एक ऐसा सिस्टम देख रहे हैं जहां नियम तो है, लेकिन उनकी व्याख्या कुछ इस तरह हो रही है कि मूल भावना ही कहीं खो गई है। सही कहा आपने। और जब हम चुनाव और नियमों की बात करते हैं, तो उस संस्था का जिक्र आना तो लाजमी है जो पूरे चुनाव का संचालन करती है, मतलब हमारा चुनाव आयोग। इलेक्शन कमीशन। जी। 2023 में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर जो नया कानून आया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं। इस मुद्दे की जड़ में ना संस्थाओं की स्वतंत्रता का सवाल है। एक निष्पक्ष चुनाव आयोग ही ये तय करता है कि लोकतंत्र का खेल सही तरीके से खेला जाए। अनूप बरनवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। अदालत का मानना था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सिर्फ सरकार के हाथ में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार खुद भी तो चुनाव लड़ती है। बिल्कुल। इसलिए अदालत ने एक चयन समिति बनाई जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई को शामिल किया गया। लेकिन सरकार ने एक नया कानून लाकर मुख्य न्यायाधीश को उस समिति से हटा दिया और उनकी जगह एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को ले आई। मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही। अगर अदालत ने मुख्य न्यायाधीश को इसलिए रखा था ताकि समिति में बहुमत सिर्फ सत्ता पक्ष का न रहे, तो मंत्री को लाने से तो वो संतुलन ही बिगड़ गया ना। 2 वोट तो सरकार के पास ही हो गए। हाँ। क्या इससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मूल अर्थ ही नहीं बदल गया? देखिए, सरकार का तर्क ये है कि कानून बनाना संसद का विशेषाधिकार है और अदालतें विधायी प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकती। नया अधिनियम जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 है, वो इसी विधायी शक्ति का प्रयोग है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो सवाल है वो प्रक्रिया को लेकर है। अदालत ने पूछा है कि क्या इस कानून को पारित करते समय संसद में उचित बहस हुई थी। हाँ, स्रोतों में ये बात बहुत साफ दर्ज है कि जब ये कानून संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था, तब विपक्ष के कई सांसद निलंबित थे। अदालत में याचिकाकर्ताओं की दलील यही है कि बिना विपक्ष की मौजूदगी और बहस के एक इतना महत्वपूर्ण कानून पारित कर दिया गया जो सीधे चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित करता है। बिल्कुल। खैर, हमारा उद्देश्य यहाँ किसी राजनीतिक दल का पक्ष लेना नहीं है, बस ये समझना है कि कैसे घरेलू संस्थानों की शक्ति का संतुलन एक बहुत ही नाजुक धागे पर टिका है। अब मैं कहूँगा कि ये शक्ति संतुलन सिर्फ देश के भीतर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करता है। वो कैसे? जब हम घरेलू राजनीति से कूटनीति की तरफ मुड़ते हैं तो राष्ट्रीय संप्रभुता का एक अलग ही रूप सामने आता है। अब भारत और कनाडा के बीच चल रहे मौजूदा राजनयिक तनाव को ही ले लीजिए। हाँ, वो तो काफी चर्चा में है। ये केवल 2 देशों के बीच की बयानबाजी नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषाओं के टकराव का मामला है। देखिए, भारत तो लंबे समय से ये मांग करता आ रहा है कि कनाडा अपनी जमीन पर पल रहे भारत विरोधी चरमपंथी तत्वों पर कार्रवाई करे। लेकिन जो चीज इस बार बहुत अलग है वो है खुद कनाडा की अपनी खुफिया रिपोर्ट। इस रिपोर्ट ने भारत की चिंताओं को एक नया ही आयाम दे दिया है। ये कूटनीति में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब तक कनाडा इन चरमपंथी समूहों की गतिविधियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के चश्मे से देखता था, फ्री स्पीच मानकर। हाँ, लेकिन अब खुद कनाडाई खुफिया एजेंसियां मान रही हैं कि खालिस्तानी चरमपंथी समूह
खुद कनाडा की आंतरिक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गए हैं। मतलब वो उन्हीं के लिए खतरा बन गए हैं। बिल्कुल, वे वहां जबरन वसूली, हिंसक गतिविधियों और संगठित अपराध में शामिल हैं। जब कोई खतरा साझा हो जाता है ना, तो उसे नजरअंदाज करना कूटनीतिक रूप से असंभव हो जाता है। भारत की स्थिति यहाँ मजबूत होती है क्योंकि उसका ये तर्क कि आतंकवाद को किसी राजनीतिक सहूलियत से नहीं मापा जा सकता, अब खुद कनाडा की जमीनी हकीकत साबित हो रहा है। लेकिन कूटनीति का असर सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं रहता, ये सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था और व्यापार को भी नियंत्रित करता है। एकदम सही। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत यूरोपीय संघ का मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA। यूरोपीय संघ के राजदूत हर्वे डेल्फिन ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है। लेकिन जब हम इसके अंदर की बारीकियों को देखते हैं तो एक अलग ही तस्वीर उभरती है। हाँ, वो कंप्लायंस वाली बात। जी, इसमें जो निवेश अध्याय है यानी इन्वेस्टमेंट चैप्टर वो गायब है और कई सारे अनुपालन मानदंड या कंप्लायंस नॉर्म्स की बात की गई है। क्या ये अनुपालन मानदंड विकासशील देशों के लिए एक प्रकार के छिपे हुए टैक्स की तरह काम कर सकते हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे जटिल हिस्सा है। देखिए, यूरोपीय संघ पर्यावरण, श्रम अधिकारों और कार्बन उत्सर्जन को लेकर बहुत सख्त है। वे एक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसे सीबाम कहते हैं, वैसी नीतियां ला रहे हैं। ये सीबाम काम कैसे करता है? इसका सीधा मतलब ये है कि अगर भारत में बना हुआ कोई उत्पाद, मान लीजिए स्टील, ऐसे कारखाने में बना है जहां कार्बन उत्सर्जन ज्यादा है, तो यूरोप में घुसते ही उस पर अतिरिक्त टैक्स लगा दिया जाएगा। अच्छा। यूरोपीय देशों के लिए ये पर्यावरण को बचाने का तरीका है, लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों के लिए, जो अभी अपने औद्योगिक विकास के चरण में है, ये एक गैर टैरिफ बाधा यानी नॉन टैरिफ बैरियर बन जाता है। तो EU के राजदूत का बयान शायद इसी तनाव को दर्शाता है कि ये नियम व्यापार को पूरी तरह से पटरी से ना उतार दें। बिल्कुल। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को सुचारू रखने के लिए सिर्फ नियमों की ही नहीं, बल्कि रास्तों की सुरक्षा की भी जरूरत होती है, खासकर समुद्री रास्तों की। आप हॉर्मुज जलडमरू मद्दी की बात कर रही हैं? हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इस समय ये भारी अशांति के दौर से गुजर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच का संघर्ष अब सिर्फ 2 देशों का मुद्दा तो रह नहीं गया है। देखिए, हॉर्मुज जलडमरू मद्दी की भौगोलिक स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। दुनिया के कुल तेल व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस संकरे समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। अगर ये रास्ता ब्लॉक होता है तो वैश्विक ऊर्जा बाजारों में रातों रात हड़कंप मच सकता है। तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे। और स्रोतों के मुताबिक इस रास्ते को सुरक्षित रखने के लिए ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था। जी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी सैन्य ताकत का ये ऑपरेशन सिर्फ 50 घंटे ही चल सका। हाँ। ईरान ने अमेरिकी विध्वंसकों और UAE के टैंकरों पर हमला कर दिया। ये कैसे संभव हुआ? मतलब अमेरिका जैसी ताकत के सामने। ये असममित युद्ध यानी एसिमेट्रिक वॉरफेयर का क्लासिक उदाहरण है। अमेरिका के पास विशाल नौसेना है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। बिल्कुल, लेकिन ईरान ने क्या किया? उन्होंने छोटी तेज गति वाली नावों, समुद्री खादानों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने दिखा दिया कि एक छोटे से लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रास्ते में वे भारी सैन्य ताकत को भी पंगु बना सकते हैं। और इसका सीधा असर वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ता है। एकदम। और देखिए, जब सैन्य अभियानों और उनकी सफलता या विफलता की बात आती है तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र भी बहुत प्रासंगिक है। उसे 1 साल पूरा हो गया है। जी, 1 साल पूरा हो गया है और हमारे स्रोतों में इस घटना को 2 बिल्कुल अलग चश्मों से देखा गया है, जो ये बताता है कि कूटनीति और सैन्य रणनीतियों के पैमाने कैसे अलग होते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। इस एक घटना के विश्लेषण के 2 स्पष्ट ध्रुव हैं। सैन्य दृष्टिकोण से देखें तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई जैसे वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर ने सीमा पार आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। सेना के लिए ये एक स्पष्ट सामरिक यानी टैक्टिकल सफलता है, क्योंकि इसने आतंकियों के लॉन्च पैड और उनके बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया। लेकिन जब हम इसे कूटनीतिक और राजनीतिक चश्मे से देखते हैं तो तस्वीर दूसरी ही दिखती है। वो कैसे? कांग्रेस पार्टी और जयराम रमेश जैसे नेताओं का तर्क है कि अगर हम 2008 के मुंबई हमलों के बाद की स्थिति से तुलना करें तो उस समय पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया था। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद ऐसा कोई कूटनीतिक दबाव देखने को नहीं मिला। वो इस बात की ओर भी इशारा करते हैं कि ट्रंप प्रशासन ने तो उस समय पाकिस्तानी सेना की तारीफ तक कर दी थी। देखिए, यहाँ हमें ये समझना होगा कि दोनों पक्ष अपने अपने डोमेन की बात कर रहे हैं। मतलब सेना की जिम्मेदारी भौतिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिसमें वे सफल रहे, लेकिन विपक्ष अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कूटनीतिक लाभ या हानि का आकलन कर रहा है।
भू राजनीति में कोई भी सैन्य कार्रवाई तब तक पूरी तरह सफल नहीं मानी जाती जब तक उसे ठोस कूटनीतिक समर्थन ना मिले। ये एक बहुत ही संतुलित नजरिया है कि कैसे एक ही घटना को राष्ट्र की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय छवि के अलग-अलग पैमानों पर मापा जा सकता है। बिल्कुल। खैर, चलिए अब राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा से आगे बढ़कर व्यक्ति की शारीरिक सीमाओं और स्वायत्तता की ओर चलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिफ्ट है। जी, ये मुद्दा सीधे तौर पर प्रजनन अधिकारों और आपराधिक कानून के बीच के टकराव से जुड़ा है। हमने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी और पॉक्सो अधिनियम के बीच के जिस तनाव के बारे में पढ़ा है वो बेहद संवेदनशील है। सही कहा आपने। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां न्याय प्रणाली की कठोरता मानवीय संवेदनाओं से सीधे टकराती है। भारत का एमटीपी कानून एक महिला को 24 हफ्ते तक गर्भपात का अधिकार देता है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही प्रगतिशील फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया कि निर्णयात्मक स्वायत्तता, जिसे डिसिजनल ऑटोनॉमी कहते हैं, वो महिलाओं का मौलिक अधिकार है। मतलब एक महिला अपने शरीर और गर्भावस्था को लेकर अंतिम निर्णय खुद ले सकती है। बिल्कुल। लेकिन जब पीड़िता एक नाबालिग हो तो ये स्वायत्तता पॉक्सो कानून के सामने आकर उलझ जाती है। हाँ, वो सेक्शन 19। जी, पॉक्सो कानून की धारा 19 अनिवार्य रिपोर्टिंग यानी मैंडेटरी रिपोर्टिंग की बात करती है। मतलब अगर कोई डॉक्टर किसी गर्भवती नाबालिग का इलाज कर रहा है तो उसे पुलिस को बताना ही होगा। क्या ये दो अच्छे इरादों वाले कानूनों के आपस में टकराने का क्लासिक मामला नहीं है? मतलब एक कानून बच्चों को बचाना चाहता है, दूसरा उन्हें चिकित्सकीय अधिकार देना चाहता है। और जमीनी हकीकत में क्या होता है? वही तो, असल में पुलिस और सामाजिक कलंक के डर से परिवार अस्पताल जाने में देरी करते हैं और वो 24 हफ्ते की सीमा पार हो जाती है। ये तो ऐसा है जैसे एक सुरक्षा कवच ही गले का फंदा बन जाए। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। देखिए, जब कोई नाबालिग इस सदमे से गुजरती है तो अक्सर उसे अपनी गर्भावस्था का पता ही बहुत देर से चलता है। और जब वो मदद के लिए पहुंचती है तो अनिवार्य रिपोर्टिंग के डर से वो या उसका परिवार छिपने की कोशिश करते हैं। विशेषज्ञ अब ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे मामलों में 24 हफ्ते की सख्त सीमा को हटा देना चाहिए। तो फिर फैसला कौन लेगा? फैसले को सिर्फ हफ्तों की गिनती पर नहीं बल्कि डॉक्टर के क्लिनिकल जजमेंट पर छोड़ना चाहिए। जब बात किसी के जीवन और मानसिक स्वास्थ्य की हो तो कानून को लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, स्वास्थ्य नीतियों को जमीनी हकीकत के साथ बदलना चाहिए। और स्वास्थ्य की बात करें तो एक और बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट हमारे सामने आया है। ब्लाइंड स्पॉट? हाँ, जब भी हम प्रजनन स्वास्थ्य की बात करते हैं तो सारा ध्यान हमेशा माँ पर होता है, लेकिन एपिजेनेटिक्स को लेके जो नई रिसर्च आई है वो पूरी तरह से एक नया नजरिया पेश कर रही है। वो पिता के स्वास्थ्य वाली रिसर्च। जी, हमारे जो RMINC+A जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है उनमें पिता के स्वास्थ्य पर लगभग कोई ध्यान नहीं दिया जाता, सिवाय इसके कि किशोरों को कुछ आयरन की गोलियां दे दी जाएं। देखिए, विज्ञान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमारी नीतियां पीछे छूट रही हैं। एपिजेनेटिक्स हमें बताता है कि डीएनए सिर्फ एक हार्डवेयर है, लेकिन उस हार्डवेयर को चलाने वाला जो सॉफ्टवेयर है ना, वो हमारे पर्यावरण और जीवन शैली से तय होता है। सेल मेटाबॉलिज्म जर्नल में प्रकाशित चूहों का वो अध्ययन इसी बात को प्रमाणित करता है। हाँ, वो अध्ययन सच में बहुत दिलचस्प था। मैंने पढ़ा कि शोधकर्ताओं ने नर चूहों को ट्रेडमिल पर दौड़ाया और उन्हें व्यायाम करवाया। और चौंकाने वाली बात ये थी कि उन चूहों से जो बच्चे पैदा हुए उनका मेटाबॉलिज्म उन चूहों के बच्चों से कहीं बेहतर था जिनके पिताओं ने कोई कसरत नहीं की थी। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये है कि एक पिता का जिम जाना या अच्छी डाइट लेना सचमुच उसके आने वाले बच्चे के जेनेटिक सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देता है? वैज्ञानिक रूप से ठीक यही हो रहा है। पिता का व्यायाम या उसकी जीवन शैली उसके शुक्राणुओं यानी स्पर्म्स के एपिजेनेटिक मार्कर्स को बदल देती है। अरे वाह! ये एक सीधा संदेश है कि एक स्वस्थ पीढ़ी के निर्माण के लिए सिर्फ मातृ स्वास्थ्य ही काफी नहीं है। पिता का शारीरिक स्वास्थ्य, उसका खानपान और तनाव का स्तर भी सीधे तौर पर बच्चे के भविष्य को आकार देता है। हमारी स्वास्थ्य नीतियों को इस वैज्ञानिक सच्चाई को अपनाना ही होगा।
मतलब विज्ञान कैसे हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर चीज में छिपा है। इसका एक और बेहतरीन उदाहरण है अपशिष्ट जल यानी वेस्ट वाटर की निगरानी। हाँ, बेंगलुरु वाला केस। जी, बेंगलुरु में इस तकनीक का इस्तेमाल करके कोविड-19 के मामलों को ट्रैक किया गया। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि हम गटर के पानी से बीमारियों का पता लगा रहे हैं। सुनने में ये भले ही अजीब लगे, लेकिन ये सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी का भविष्य है। होता क्या है कि जब किसी समुदाय में कोई वायरस फैलना शुरू होता है, तो लोगों में लक्षण दिखने और उनके टेस्ट करवाने से बहुत पहले ही हाँ, बहुत पहले ही वायरस उनके मलमूत्र के जरिए सीवर में पहुंच जाता है। तो ये तो एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम हो गया। बिल्कुल। मतलब अगर स्वास्थ्य विभाग केवल सीवर के पानी की जांच करता रहे तो उसे हफ्तों पहले पता चल जाएगा कि किस इलाके में संक्रमण बढ़ने वाला है, वो भी बिना एक भी व्यक्ति का क्लिनिकल टेस्ट किए। एकदम सही समझा आपने। इसे सामुदायिक प्रसारण का सबसे रियल टाइम और विश्वसनीय संकेतक माना जा रहा है। इसी ने बेंगलुरु प्रशासन को छिपे हुए उछाल यानी हिडन सर्जेस को पहचानने में बहुत मदद की। ये तकनीक भविष्य की किसी भी महामारी से निपटने के लिए एक अचूक हथियार बन सकती है। और जब हम अपशिष्ट या कचरे की बात कर ही रहे हैं, तो ठोस कचरा प्रबंधन यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या को कैसे भूल सकते हैं? वो तो एक अलग ही पहाड़ है। बिल्कुल, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां नीतियां तो बहुत शानदार बनती हैं, लेकिन जमीन पर उनका कोई असर नहीं दिखता। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण मंत्रालय को एक बहुत ही सख्त आदेश दिया है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मंत्रालय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 को सख्ती से लागू करने के लिए अपनी विशेष शक्तियां 1 साल के लिए जिला कलेक्टरों को सौंप दें। ये इस बात का प्रमाण है कि केवल दिल्ली में बैठकर नियम बना देना काफी नहीं है। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब सिस्टम को ये समझ आ गया है कि एक राष्ट्रीय नीति को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए एक लोकल सुपर हीरो की जरूरत है। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। हाँ, कलेक्टर के पास स्थानीय प्रशासन की चाबी होती है, और जब तक उसे सीधा अधिकार नहीं मिलेगा तब तक कचरे के पहाड़ ऐसे ही खड़े रहेंगे। और देखिए, यही आज की इस पूरी चर्चा का सबसे अहम बिंदु है। कैसे? जब हम इन सभी अलग अलग स्रोतों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक ही पैटर्न उभरता है। सिस्टम और वास्तविकता के बीच का टकराव हो, जो दल बदल को छुपाने की कोशिश करता हो, या यूरोपीय संघ के अनुपालन मानदंड जो कागजों पर पर्यावरण बचाते हैं लेकिन विकासशील देशों का व्यापार रोक देते हैं। चाहे वो 24 हफ्ते की सीमा वाला एमटीपी कानून हो जो एक नाबालिग की वास्तविकता को नहीं समझ पाता हो, या स्वास्थ्य नीतियां जो पिता के एपिजेनेटिक प्रभाव को नजरअंदाज करती हैं। हमने आज देखा कि कैसे नियम अक्सर जमीनी हकीकत से एक कदम पीछे ही चलते हैं। बिल्कुल, सिस्टम हमेशा कैचअप खेल रहा होता है। तो आज की इस चर्चा से हमें क्या मिलता है? विज्ञान, समाज और भू राजनीति एक बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बदल रहे हैं। तो अंत में एक विचार करने वाली बात ये है, क्या हमारी आधुनिक शासन व्यवस्था इतनी लचीली है कि वो इस तेजी से बदलती दुनिया के अनुकूल खुद को ढाल सके, या हम अभी भी पुरानी कानूनी कल्पनाओं और सदियों पुरानी सोच के सहारे ही 2020 के इस दशक को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। तो बस इस विस्तृत चर्चा से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले गहन विश्लेषण में।